भारत में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। करोड़ों लोग आज इंश्योरेंस का एक हिस्सा बने हुए हैं भारत में। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। इंश्योरेंस क्या होता है? अपने को टाइम पे जो कस्टमर बोले उसके साथ मुस्कान से बात करें। एक आम आदमी अगर इंश्योरेंस से पैसा कमाना चाहे तो क्या कमा सकता है? 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अपना एक करियर हम शुरू कर सकते हैं। अरे क्या बात है। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों को मिलके कॉम्पोजिट लाइसेंस बनता है और नो डाउट बहुत बड़ी इनकम है। टर्म इंश्योरेंस की बहुत हवा है इस समय। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। देश का सुरक्षा बहुत ही प्रधान है। आज तक कितनी हाईएस्ट वैल्यू का इंश्योरेंस आपने करा अपनी लाइफ? इंडिया में हाईएस्ट 100 करोड़ की पॉलिसी बिकती है। 10 करोड़ से ऊपर की काफी पॉलिसी हमने दी है। लोग ना भागते हैं, अरे यार भैया हाथ जुड़ाओ, तुम हमें छोड़ो। ये कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस के अंदर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। डीमोटिवेट हुए बिना काम पे लगातार आप बने रहिए, डेफिनेटली सफलता अपने कदम चूमेगी। टॉप 3 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल LIC एजेंट। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। कोई डिप्लोमेट मत बनना है आप प्लीज, है ना। Bosscast, the making of a boss. करोड़ों लोग आज इंश्योरेंस का एक हिस्सा बने हुए हैं भारत में, और इसीलिए आज बॉसकास्ट में हम इसी टॉपिक पे इसका एक प्रॉपर लंबा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कैसे इंश्योरेंस में अपना करियर बनाया जाता है, कैसे इंश्योरेंस एजेंट बना जाता है, कैसे इंश्योरेंस में आप अपना एक बड़ा अच्छा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं अगर आप में वो विल पावर है, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। और इसके लिए मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि मैं ये सारी जानकारी नहीं दूंगा। आइए स्वागत करते हैं बॉसकास्ट में दिनेश जैन खिवेसरा का। सर नमस्कार। पिछले मेरे ख्याल 25 सालों से आप इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, तो ये सारी जानकारी आपसे लेंगे, बट फिलहाल बताइए कैसे हालचाल, कैसे हैं? बस बढ़िया केशव जी, आपने जो बोला है, आपके मधुर आवाज़ और एकदम हंसमुख चेहरा देख के बहुत खुशी हुई। बढ़िया। तो इससे पहले हम बात करें इंश्योरेंस एजेंट कैसे बनते हैं, करियर, वो सारा टेक्निकल बातों पे आएंगे। जी हाँ। थोड़ा दिनेश जी के बारे में जानते हैं, किस तरह का आपका पूरा व्यक्तित्व रहा है इस पूरी जर्नी में, कैसे आपने शुरुआत करी, कॉलेज के बाद तुरंत ही आ गए थे इसमें या क्या क्या काम करा, और इंश्योरेंस में आपका क्या अनुभव रहा है, थोड़ा सा बताइए हमें। केशव जी, जैसे आपने बोला, लगभग 25 साल पहले जी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तो पढ़ाई पूरी होने के पहले हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर थे जिनसे मैंने एजेंसी ली थी, वो लगभग 5 साल मेरे पीछे थे। पीछे बोलो तो मुझे फॉलोअप कर रहे थे कि आप एजेंसी लीजिए, एजेंसी लीजिए। जैसे ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस इंश्योरेंस सेक्टर को ट्राई किया जाए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा, पर लकीली हमारे रेड्डी साहब वो जो मेरे पीछे थे, और मैंने पापा जी से फिर परमिशन ली कि क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस तो कपड़े का बिजनेस आज भी 50 सालों से है, जो अभी मेरे भाई और लोग वगैरह देख रहे हैं। तो पापा जी से मैंने पूछा क्या किया जाए, बोला ठीक है नया फील्ड है, ज़रूर ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा। तो लकीली उस बार क्या हुआ, लगभग 2001 की बात आपको बता रहा हूँ सर, कि उस टाइम एक जीवनश्री करके हिट प्रोडक्ट था LIC का। लोग आके कई साल लगा देते करोड़पति बनने में, 6 महीना 8 महीना 1 साल भी लगा देते थे। पहले महीने में ही लगभग 1 करोड़ की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, वो भी एक रिकॉर्ड था। तो आपके कुछ पढ़ाई काम आई, क्या स्किल आपकी काम आई जो आपके पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर थी? कोई तो स्किल होगी ना जो काम आई है, तो वो क्या स्किल थी आपकी? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल पेशेंस का बिजनेस है। बिल्कुल। इंश्योरेंस के साथ पेशेंस। हमेशा कोई भी कस्टमर के आप जाएंगे, हर एक कस्टमर के दिल के अंदर, चाहे वो बिजनेस का प्रॉब्लम हो, फैमिली का प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ रहेगा। हमारा ड्यूटी है एज ए एजेंट, अपने को टाइम पे जो कस्टमर बोले उसके साथ मुस्कान से बात करें, स्माइल के साथ बात करें, और जैसा कस्टमर बोले भाई तब आना है, उस दिन आना है, जिस दिन वो बोलता है उस दिन अपने को पहुंचना है। और स्माइली, पेशेंसली, आराम से हिम्मत रख के, डीमोटिवेट हुए बिना काम पे लगातार आप बने रहिए, डेफिनेटली सफलता अपने कदम चूमेगी, उसमें दो राय नहीं है। वेरी गुड यार, क्या बात है। आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हो। अब तो भैया बड़े टिकट लेनी पड़ेगी हमको, लग रहा है अब तो दिनेश जी से बात कुछ करने के लिए बहुत जल्दी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। तो शुरुआती से ये फुल टाइम था या आपने सोचा कि यार अभी पार्ट टाइम करता हूँ, कुछ और भी करता रहूँगा कुछ और? भैया मारवाड़ी तो 10 तरह के धंधे करते हैं, अब वो तो 10 तरह के बिजनेस हैं, और आई एम श्योर आपका सर्कल ही बहुत बड़ा होगा उस समय। 100%। तो ये पार्ट टाइम था या फर्स्ट डे से फुल टाइम ही शुरू किया, कैसे? हाँ, एक वैलिड क्वेश्चन है आपका। क्या हुआ कि 2001 में लगभग मैंने एजेंसी ली है। हाँ। एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र लोग मुझे पूछते थे, यार मारवाड़ी बोलो तो खून में बिजनेस रहता है, बराबर। आप इंश्योरेंस में कैसे घुस गए? और ठीक है, जैसे मैंने स्टोरी शेयर की, उसके बहाने मुझे घुसना आ गया।
पर कोई भी काम जब हम शुरुआत में करते हैं तो फुल टाइम में उतना काम नहीं कर पाते, अपने भी कभी कभी हताश हो सकते हैं, कब बिजनेस नहीं आता है तब। इनिशियली मैंने पार्ट टाइम से शुरू किया, फिर ये जर्नी बढ़ते बढ़ते 2009 से लगभग मैं फुल टाइमर बना। 2009 में क्या हुआ, एक षणमुखानंदा हॉल करके है सायन के अंदर बॉम्बे में, तो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस करके है, उस संस्था के मेरा परिचय कराया मेरे दोस्त ने। उधर एक डिक्लेयर किया गया कि वो 3 दिन का उधर एक कन्वेंशन होता है, लगभग 3000 एजेंट असेंबल होता है उस हॉल के अंदर। तो मैं उसमें 2-3 कैटेगरी की सीट्स रहती थी इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग, वो पे करके उस कन्वेंशन को अटेंड करना था। तो मैं प्राइजिंग के हिसाब से मेरे दोस्त के जो भी बातों में सुन के मैं बॉम्बे पहुंचा। तो 3rd फ्लोर से लेकर नीचे आने तक, डायस तक, उधर एक डिक्लेरेशन हुआ कि भाई जो भी MDRT मेंबर है उस साल के पर्टिकुलर, तो आप पूरा आके मंच के ऊपर आइए, यानी डायस के ऊपर। तो जब मैं 2nd फ्लोर से बालकोनी से होते हुए नीचे जब तक डायस पर पहुंचा तो लगभग वो पूरा डायस भर चुका था। तो उस टाइम मैंने एक निर्णय लिया, दोस्त इतने सारे MDRT, क्योंकि कभी बेंगलोर में जैसे मैंने बताया 15 से 20 से ज़्यादा एजेंट होते नहीं थे MDRT, और उधर कम से कम 200-300 एजेंट भर चुके थे। तो उस टाइम भी मैंने निर्णय लिया कि दोस्त अगले साल जब आऊँगा तो MDRT का डबल जो है बिजनेस वो करके फिर इस मंच पे आऊँगा। और वो कारवा आगे बढ़ते बढ़ते TOT तक हम अभी हासिल कर रहे हैं, लगभग ऊपर वाले की कृपा से लगभग ऑन एन एवरेज अभी डबल TOT का, यानी 12 MDRT का हम बिजनेस परमात्मा के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं, हमारे दोस्तों के सहयोग से। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। ये MDRT क्या होता है? ये MDRT का फुल फॉर्म है $1 मिलियन राउंड टेबल करके है। ये US का एक प्रोफेशनल क्लब है जहाँ सर्टेन बिजनेस का टारगेट्स होता है। उस टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम एज वेल एज कमीशन, यानी नया प्रीमियम और नया कमीशन न्यू बिजनेस का, तो उस क्लब के लिए हम एलिजिबल होते हैं। और उस हर एक साल लगभग जून महीने के अंदर हमारा एक कॉन्फ्रेंस रहता है, उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने का मौका मिलता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ सीख सके। बराबर। और TOT क्या होता है? वो टॉप ऑफ द टेबल होता है। जो $1 मिलियन राउंड टेबल का जो टारगेट है उसका लगभग 6 गुना हम बिजनेस करते हैं, तो टॉप ऑफ द टेबल का अचीवमेंट का क्वालिफिकेशन हमको मिलता है, जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से लगभग काफ़ी सालों से हम वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पहले आप ये बताइए, इंश्योरेंस होता क्या है, ज़रा अगर इसको समझें, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस की जो जर्नी है, नो डाउट कहा जाता है कि ये भारत से शुरू हुई थी। क्या हुआ कि लगभग जो शिप्स पहले जो भारत से कई ट्रैवल करके जाती थी सामान के साथ लेके, हो सकता है कि 100 शिप के अंदर एक शिप डूब जाए, तो जो 100 ओनर रहते थे उसमें से एक ओनर दिवालिया हो जाता था। ठीक है। तो उसके बाद में एक शुरू किया है कि हाँ भाई चलो, हर एक शिप वाला, जो भी शिप बोलो तो जो जहाज़ होती है जो ट्रैवल करेगी, हर एक आदमी 1-1 रुपया या 1-1 दाना आना, उस इसके हिसाब से उन्होंने एक प्लानिंग की कि 1-1 आना लेके चलो 100 रुपया बन गया। 100 में से एक शिप डूबती है, जिसका भी शिप डूबी, ये जो 100 रुपया आया है, 100 आना जो भी आया उस शिप के ओनर को दिया जाए ताकि किसी को लॉस ना हो। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क हुआ, किसकी शिप डूबेगी पता नहीं, एक की तो डूबने वाले ही है। उसके बहाने इंश्योरेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड में शुरू हुआ करके मेरे सुनने में आया हुआ है। ओके। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क हुआ ताकि किसी के ऊपर एक पेन ना हो। शेयरिंग ऑफ रिस्क हुआ, सभी ने 1-1 रुपया दिया, 100 रुपया बना, जिसका लॉस हुआ उसको 100 रुपया कैसे कॉम्पनसेट दिया गया। तो सबको एक शांति रही, एक दूसरे को चिंता मुक्त हुए। सही 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 सही। तो एक आम आदमी अगर इंश्योरेंस से पैसा कमाना चाहे तो क्या कमा सकता है? बिंदास कमा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की हम जो लाइसेंस लेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए 3 प्रकार के इंश्योरेंस एक एजेंट बेच सकता है, 3 कंपनियों का। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस और तीसरा है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। और एक लाइसेंस, तीनों लाइसेंस अलग अलग लगेगा। IRDA का लाइसेंस है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों को मिलके कॉम्पोजिट लाइसेंस बनता है। और नो डाउट बहुत बड़ी इनकम है, और एक कंपनी अपने को ब्लैंक चेक देती है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम ताकत है इनकम भरने की। तो ज़रूर जुड़िए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ केशव भाई, हमारे प्रोफेशन में आइए। नहीं, ज़रूर ज़रूर बिल्कुल, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। 100% है बस। आप अपना, सबसे बड़ी बात है, अपना काम करते करते आप ये कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, साथ में एक सेकंड लेग आपकी चल जाएगी। परफेक्ट। तो एक इनकम यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें दो राय नहीं है केशव भाई। अच्छा, एक मिडिल क्लास आदमी को अगर इंश्योरेंस लेना हो तो कौन सा इंश्योरेंस उसको पक्का लेना ही चाहिए? कुछ शुरुआती दौर में मैं बोलना चाहूँगा कि पहले अपने मेडिकल इंश्योरेंस से शुरू करें। नो डाउट देखिए, आज हॉस्पिटल का खर्चा लंबा चौड़ा हो चुका है, तो कोई भी एक शुरुआती दौर के लिए
वेरी नॉमिनल प्रीमियम पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है। सिंगल अडल्ट है या 2 अडल्ट है या विद चिल्ड्रंस है, विद फैमिली फ्लोटर है, बहुत सारे ऑप्शंस है। लगभग भारत में आज लगभग 30 के आसपास बीमा कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस में है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो शुरुआत एक लाइफ इंश्योरेंस के पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, ताकि इन केस कोई भी कल खर्चा आ गया है तो किसी परिवार वाले को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहती है और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्त। तो शुरुआत में जनरल इंश्योरेंस से अपना जो भी है प्लानिंग शुरू स्टार्ट करें और फिर लाइफ इंश्योरेंस पे टर्म पॉलिसी के साथ शुरू करें। अच्छा, एक ना इंश्योरेंस के साथ एक बात जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस और वैल्यू फॉर मनी। भाई आज मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया या कोई और इंश्योरेंस लिया है, मैंने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये उसके साल के भरे, अब 4 साल 5 साल बीत गए, तो आदमी के मन में ये भी आता है यार बताओ कुछ हुआ तो है नहीं, खामखा 80,000 रुपये चले गए यार, ये 80,000 मेरे बर्बाद हो गए, अगर मैं ये कहीं और लगा देता तो कुछ मेरे को आ तो जाता यार, ये सारा पैसा डूब गया। एक ऐसी भी मंशा आपको लगता है लोगों में है, ये ऐसी मंशा? नो डाउट रहेगी केशव भाई, है ना? नो डाउट रहेगी। क्या इस ऐसे में आप क्या कहोगे ऐसे लोगों को? एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। जब अपने पास कोई भी चीज़ का इलाज है तो बीमारी अपने पास नहीं आएगी, संभावना है। तो जब तक मैंने देखा है लोगों की लाइफ के अंदर, ठीक है प्लानिंग करना अपने हाथ में है, कुछ भी होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमारा हाथ में जो प्लानिंग है, ज़रूर आप अभी एक्सपर्ट बोलते हैं कि भारत का लगभग डिफेंस बजट लगभग मेरे जो सुना है कि 50,000 करोड़ का है मिनिमम वैल्यू। भारत में युद्ध लगभग 1972 में हुआ था, बड़ा युद्ध। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने कुछ छोटा मोटा युद्ध देखा है। तो भी भारत अपने को क्यों खर्च कर रहा है डिफेंस पर? कब क्या हो जाए, देश का सुरक्षा बहुत ही प्रधान है। उसी के बहत मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी दोस्तों से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके एक फैमिली बजट रखें। इस फैमिली बजट के अंतर्गत अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज आप रखें, ताकि दुख सुख के टाइम में कोई काम आए ना आए दोस्त, पर आपका बीमा पॉलिसी जरूर काम आएगी, या वादे के साथ बताना चाहूँगा। इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई बनना चाहता है तो वो कैसे बने? भारत के अंदर जो कानून है IRDA में, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना है तो मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए बंदा। अच्छा, वो बेसिक थंब रूल है। हाँ। उसके बाद वो 25 घंटे की ट्रेनिंग उसको लेनी है, चाहे ऑनलाइन। ट्रेनिंग IRDA के जो भी है, इनके हमारे सेंटर्स है। हाँ। IRDA के रिकग्नाइज सेंटर्स है, चाहे LIC हो या बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके पर्सनली ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी होती है। आज जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपको लाइसेंस लेना है उस कंपनियों का ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हम IRDA की IC33 करके किताब है, उसके माध्यम से हम वो ट्रेनिंग लेके पर्टिकुलर उसके कुछ सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो एग्जामिनेशंस में जाके उधर मिनिमम जो पासिंग मार्क है उसको ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट हम एनरोल कर सकते हैं और अपना बीमा पॉलिसी का लाइसेंस हम ले सकते हैं। अच्छा, और ये एजेंट जो आप बनते हो किसी के अंडर बनते हो या कैसे होता है काम? किसी के बड़े के अंडर मुझे आना है या मुझे कहाँ जाना चाहिए अगर मुझे एजेंट बनना है तो? अभी देखिए, अगर LIC की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह से या लगभग 3 तरह से हम एजेंसी ले सकते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बीमा जो एजेंट है उसके ऊपर डेवलपमेंट ऑफिसर है, विकास अधिकारी उसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। नहीं तो चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर करके है, जो एजेंट जो है सीनियर एजेंट्स, उनको CLIA मॉडल LIC ने दिया, उसके माध्यम से ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वो तो आपकी चॉइस है। एज एन एजेंट आपको किसके साथ जुड़ना है, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको बिजनेस में हर जगह इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग हो, इन टर्म्स ऑफ कैनवासिंग हो, इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग हो, वो अपने को सपोर्ट कर पाए। और मुझे अगर थोड़ा सा, चाहे LIC या जनरल इंश्योरेंस कुछ भी हो, मुझे इंश्योरेंस बारे में अगर जानना है कि मैं कहाँ जाऊँ, आज से आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे लिए क्या बेटर है? अगर फ़र्ज़ करिए कोई हमें सुन रहा है, 12वीं क्लास पास किया लड़का लड़की, कोई कॉलेज में है लड़का लड़की है, उसको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, किस तरफ वो जाए, क्या करे? थोड़ा कुछ गाइडलाइन दोगे उसको, उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए उसको? देखिए, इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। जितना हम कुएं में कूदेंगे उतना ज़्यादा अपने को, जैसे बोलते हैं कि सी के अंदर नीचे जितना डीप जाएंगे उतना अपने को वैल्यूबल्स मिलेंगे, चाहे डायमंड्स हो, मोती हो, वगैरह वगैरह। तो जो भी इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने पेशेंस लेवल को बिल्कुल हाई रखो। इमोशन ज़रूर साथ में काम आएगा, पर पेशेंस को हाई रखते हुए अगर हम कूदेंगे इस फील्ड के अंदर, और कोई भी धंधा सेट होने के लिए लगभग 1000 दिन लगते हैं, लगभग
हाँ, 3 साल, कहा जाता है ये। 3 साल, तो उतना 3 साल तक आपने पेशेंस रखा तो डेफिनेटली ये बढ़िया फील्ड है। और कोई भी अपने को, जैसे अभी गवर्नमेंट के अंदर अगर लाइफ की अगर बात करें तो LIC इज़ दी ओनली कंपनी जिसमें 100% सॉवरिंग गारंटी है। या। बाकी बहुत सारी कंपनीज है जो भी अच्छा काम कर रही है, तो आपकी चॉइस है। तो मैं तो ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि आप LIC से जुड़िए, ताकि अपने लगभग 67 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को, तो अपना बचत का पैसा एकदम सेफ रहेगा। ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर लगभग 30 कंपनियां हैं। अभी आपकी PSU पब्लिक सेक्टर में अंदर 4 कंपनी हैं, जैसे न्यू इंडिया है, यूनाइटेड है, ओरिएंटल है, नेशनल है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी है। आप सोचिए, समझिए और डिसीजन लेके आगे बढ़िए। तो इसका कोई लाइसेंस लेना होता है? कैसे पता चलेगा कि भाई मैं एजेंट हूँ, लाइसेंस्ड एजेंट हूँ? पक्का 100 जो भी एक इंडिविजुअल, अभी केशव भाई अगर इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आपको 3 कंपनियों का आप बेच सकते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर बेचना है तो आप डिसाइड कीजिए LIC से लेना है या दूसरी और कंपनी से। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस लेना है तो न्यू इंडिया है, और चाहे दूसरी कंपनियों से। और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना है तो जो भी आप डिसाइड करेंगे, चाहे अपना स्टार है, हाँ, नीवा बुपा है, करेक्ट। मैन्युपाल सिग्ना, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज है जो स्टैंड अलोन सिर्फ हेल्थ का ही बिजनेस करेगी। बराबर। तो एज ए एजेंट, एज ए इंडिविजुअल, यू कैन टेक 3 लाइसेंसेस एंड वर्क फॉर ऑल दी 3 कंपनीज, नॉट बियॉन्ड दैट। 3 कंपनी से ज़्यादा का अधिकार आपको नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक, उतना ही लाइसेंस आपको मिलेगा। बराबर। कहाँ से मिलता है लाइसेंस? तो अपनी कंपनी को अप्रोच करना है, अच्छा, उधर मिनिमम उनकी जो भी फीस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल LIC में हमें करना है तो क्या प्रोसेस है LIC के लिए? LIC का एक एप्लीकेशन भरा जाता है और एक नॉमिनल 150 रुपया की फीस रहती है। हाँ। वो भर के फिर आप जो भी ट्रेनिंग अंडर को कीजिए, फिर एग्जामिनेशन दीजिए। उसका टोटल एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो गए तो लगभग 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से अपना एक करियर हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अरे क्या बात है। यस सर। 1000 रुपए से अपना एक बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हो आप, एक पूरा? 100% दो राय नहीं है, उस 1000 के अंदर ही लगेगा। मैं मैक्सिमम सीलिंग दे रहा हूँ अच्छा। ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। और एक खर्चा नहीं है दोस्त, तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ही है। करोड़ों की आप इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय पेइंग जस्ट 1000 रुपीज़ फीस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एग्जाम ये कितने दिन में क्लियर हो जाता है? क्या एग्जाम की तैयारी कैसे करें, थोड़ा अगर बता दो उसके बारे में। वो IC33 करके बुक है, ओके। उस बुक को आप पढ़िए। उसमें जनरल क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, और जो भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें आपको चॉइस रहता है। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को आपको टिक करना है, आंसर को। हाँ। एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में 4 आंसर्स रहेंगे, तो एनी वन को आप टिक कीजिए। इस तरह करते करते लगभग 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क जो है लगभग 18 से 20 है। उसका आप उतने से मार्क आ गया तो आप एज ए एजेंट आप एनरोल हो जाएंगे। एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर लाइसेंसिंग का प्रोसीजर होता है। तो कंसर्न जो भी बीमा कंपनी में आपको अप्रोच करके वो पूरा पेपर वर्क करके आपको लाइसेंस नंबर अलॉट किया जाएगा। तो एजेंट के रूप में आप काम बिंदास कर सकते हैं। और एग्जाम में नंबर कम ज़्यादा से कुछ बेनिफिट या कुछ नुकसान होता है? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पास या फेल दोनों ही रहता है। अच्छा, एक ही इन हो। केस कोई फेल हो गया वो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकता है। उसका कंसेंट जो भी फीस उसको वापस देनी पड़ेगी। नाइस, नाइस। तो एजेंट बनने के लिए टोटल 1000 रुपए खर्चा आता है मैक्सिमम। मैक्स। टर्म इंश्योरेंस की बहुत हवा है इस समय। मतलब आप किसी से बात करो सबसे पहले पूछता है, तुम्हारे पास है टर्म इंश्योरेंस है? तो आपसे ना बहुत ऑनेस्टली, देखो कोई डिप्लोमेट बनना है यहाँ प्लीज, है ना, बड़े ही ना ऑनेस्टली जवाब देना, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ एक अच्छी बातचीत और कुछ सीखने का उद्देश्य है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। पक्का। तो आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, टर्म इंश्योरेंस वाकई ज़रूरी है? किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है? किस लेवल पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है? कौन लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं? ये क्योंकि अभी हर आदमी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है लो, तो वो उतनी वाकई वो ज़रूरत है या नहीं? क्या कहते हो आप? जी हाँ, देखो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, पर दोनों कॉन्सेप्ट में आपको फ़र्क बताता हूँ। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? वन इज़ लिविंग टू लॉन्ग, वन इज़ लिविंग टू शॉर्ट। Yeah. अगर आदमी कम अगर जिया तो उसके परिवार को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिविंग टू शॉर्ट के अंदर टर्म प्लान ज़रूरी है, लिविंग टू लॉन्ग के अंदर पेंशन प्लान ज़रूरी है। से एग्जांपल कोई आदमी है, आज हम एवरेज अगर भारत की अगर लॉन्गिटिविटी अगर देखें उम्र, तो लगभग 70 के आसपास बन चुकी है। तो से एग्जांपल कोई आदमी ने टर्म प्लान लिया और वो ज़िंदा रह गया, तो टर्म प्लान में ज़्यादातर 2 ही ऑप्शन है, या तो उसका प्रीमियम वापस रिफ़ंड होगा, नहीं तो खर्च खाते चला जाएगा। तो रिफ़ंड भी हुआ तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है बस। तो अपने को एज ए कस्टमर दोनों प्लान करना ज़रूरी है कि हाँ भाई मैंने टर्म प्लान लिया, मैं कुछ हो गया तो मुझे नॉमिनी को अच्छा खासा पैसा मिले। नो डाउट मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे गुजारा के लिए किसी का मैं बोझ ना बनूँ।
और लोगों की आजकल सोच क्या हो गई कि मेरा बेटा मेरे लिए रिटायरमेंट प्लान है, या मेरा भाई है, या मेरा कोई भी XYZ रिटायरमेंट प्लान है, वो बिल्कुल एक मिथ है। अपना प्लानिंग ज़रूर अपने को करना है। टर्म प्लान के साथ एक पेंशन प्लान या जो भी कॉर्पस आया जैसा प्लान अपने को ज़रूर लेना है। और टर्म प्लान के लिए ज़रूर एक बोला जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को बड़ा किया, उसका लालन पालन किया, और वन फाइन डे वो कोमा में चला जाता है कम उम्र के टाइम, तो किसी भी व्यक्ति को कैसा लगेगा? एज ए फादर किसी को ऐसा अगर हो जाता है, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। वैसे ही होती है टर्म प्लान्स, कि आपने उसको खिलाया पिलाया, टाइम पे प्रीमियम भरा, जब मैच्योरिटी के टाइम आई हाथ में या तो कुछ नहीं रहा या पीनट्स आए हाथ में। तो ज़रूर टर्म प्लान के साथ एक सेविंग प्लान लेने का मेरा अनुरोध रहेगा। बराबर। मतलब आपने ये साफ साफ कह दिया, भाई भाई आज के डेट में है नहीं किसी का। हाँ। आप कह रहे हो बोल से नहीं कि भाई- सकते बोल नहीं आप सकते कह दोस्त। रहे हो कि यार देखो तुम्हारा सगा भाई भी कितना सगा है ये तुम्हें नहीं पता, पर इंश्योरेंस तुम्हारा सगा है। हो सकता है यार बेचना आपको बढ़िया आता है वैसे, देख रहा हूँ। भाई, जिम्मेदारी है। अरे यार नहीं, बढ़िया, वो स्किल बड़ी अच्छी है आपके अंदर यार। सर अब थोड़ा अर्निंग पे आते हैं, है ना? हमने समझ लिया कैसे एजेंट बनते हैं, एग्जाम होता है, सिंपल तरीका है। अच्छा, एज कुछ बार है इसका? 18, 17 साल, 16 साल का ही बच्चा होना चाहिए एजेंट बनने के लिए, कुछ है ऐसा? एकदम बढ़िया एक ना, एक प्रश्न है काम आपका। करो, हाँ आप जी। क्राइटेरिया बता दो पूरा, एजेंट का क्या होता है, आने का क्राइटेरिया क्या है, एज वगैरह सब कुछ। हाँ देखिए, जैसे आपने प्रश्न पूछा है कि एजेंट अगर बनना है इंश्योरेंस का, तो मिनिमम उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए बंदा। जी। मेल हो फीमेल हो, कोई भी एजेंसी ले सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और फिर IRDA एग्ज़ाम देके पास होके फिर लाइसेंसिंग लेके इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसे बन सकता है बिंदास। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही 3 क्राइटेरिया, बेसिक कंडीशंस है। बेसिक यही। और हर एक कंपनी का अभी IRDA का रूल है कि लगभग इंश्योरेंस अपने को एजेंसी रिटेन करने के लिए, अगर LIC की बात करूँ तो उसका 3 कंडीशंस है। या तो आप 1 लाख रुपया प्रीमियम दीजिए, या तो 6 पॉलिसी दीजिए 50,000 प्रीमियम, या 12 पॉलिसी दीजिए विद द प्रीमियम। अच्छा, तो इसका रिन्यूअल आपका जो कमीशन है वो आपको बरकरार मिलेगा। हाँ। नहीं तो फिर कमीशन आपको नहीं मिलेगा एज एडवाइज़र, इन केस आपने काम नहीं किया तो। एवरी ईयर मिनिमम क्राइटेरिया रहती है, ओके। अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। कितनी पॉलिसीज रखनी पड़ती है मिनिमम के लिए? 1 लाख प्रीमियम आप दे दीजिए। अच्छा। बस है साल का। ठीक है। एक वो कितनी पॉलिसी में आए, 1 में आए, 10 में आए, हाँ, उससे मतलब नहीं, 1 लाख प्रीमियम आप दे दिया तो पॉलिसी का काउंट नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप 50,000 देते हैं तो 6 पॉलिसी मिनिमम उसके साथ बननी चाहिए। ओके। नहीं तो 12 पॉलिसी से एनी प्रीमियम। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट की कमाई कैसे होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि हमने इंश्योरेंस लिया, उस कंपनी को दिया, उस कंपनी का नाम चेक कट के चला गया, तो ये गिव एंड टेक रिलेशन हो चुका है, बीच में एजेंट है। एजेंट कहाँ से कमाता है? एजेंट जो भी पॉलिसी बेचेगा, हाँ। उसको 2 प्रकार से इंश्योरेंस का कमीशन मिलता है। हाँ। वन इज फर्स्ट कमीशन हाँ, या फर्स्ट ईयर कमीशन। से एग्जांपल, कोई बंदा अगर ईयरली पॉलिसी लिया, मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली। आपने ईयरली लाख रुपया दिया मुझे, यस। तो इस साल मुझे कमीशन मिल गया, जो भी मेरे कमीशन नॉर्म्स उसमें रहेंगे। कितना मिला लगभग 2% से लगभग शुरू होता है कमीशन और कहाँ स्ट्रक्चर। तक जाता है? मैक्सिमम 20% तक जाता है फर्स्ट ईयर कमीशन, ज़्यादातर कंपनियों के। ओके। और कुछ कंपनी के फेरी भी हो सकता है। ओके। तो 2% से लेके 20% तक लगभग मिलता है। हाँ, और फिर आता है रिन्यूअल कमीशन। कुछ कंपनीज में रिन्यूअल कमीशन 0.1% से लेके 5% तक रहता है ऑन द रिन्यूअल प्रीमियम। ओके। उसके हिसाब से अपनी इनकम बढ़ती जाती है। अच्छा, वो तो आपका नेवर एंडिंग है, जब तक चलता रहेगा तब तक जब तक आपकी पॉलिसी होल्डर नहीं, नेवर एंडिंग नहीं हो सकती है। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। या तो पॉलिसी टर्म, हाँ, जब तक पॉलिसी अवधि ऐसे है, अपने 5 साल या 10 साल या 15 साल या जब तक कस्टमर भरेगा प्रीमियम, तब तक उसको कमीशन मिलता है। हम तो चाहते हैं कि सबकी लंबी उम्र हो कस्टमर की, बट बोल नहीं सकते समय का। इन बिटवीन अगर कस्टमर कुछ नहीं रहे ड्यू टू एनी रीज़न, तो कमीशन जैसे ही वो डेथ क्लेम आ जाता है उसके पास कमीशन स्टॉप हो जाता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कमीशन नहीं देगी गॉड इट, गॉड। जब तक प्रीमियम भर रहे हैं या डेथ क्लेम, विच एवर इज। तो इसमें अगर आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, एक तरह का बिजनेस ही है ये, इसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना? देखा है। कोई भी करियर हम जब शुरू करते हैं तो पार्ट टाइम से शुरू करते हैं। बट मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों जो भी लेना चाहते हैं एजेंसी, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, एज ए फुल टाइमर आप काम करेंगे तो ही काम कर पाएंगे और टिक पाएंगे मार्केट में। कारण कोई भी एक किसी दोस्त को आपको इलाज कराना है केशव जी, तो सपोज कोई एक डॉक्टर है
जो पार्ट टाइम काम कर रहा है, यानी पार्ट टाइम डॉक्टर का काम कर रहा है और पार्ट टाइम उसका दूसरा बिजनेस चला रहा है, तो उसका अगर दोस्त का इलाज करवाना है तो आप क्या प्रीफर करेंगे? वैसे डॉक्टर को आप प्रीफर करेंगे या फुल टाइमर को प्रीफर करेंगे? फुल टाइमर को प्रेफर। इसीलिए जैसे आप प्रेफरेंस फुल टाइमर को दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉक्टरी बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस भी हर एक कस्टमर चाहेगा कि मेरा ऐसा एजेंट हो तब फुल टाइमर करे, ताकि उसको प्रोडक्ट नॉलेज हो, सर्विस मुझे बढ़िया से बढ़िया दे सके वो एजेंट। तो आज ज़माना फुल टाइमर का है, पार्ट टाइमर का नहीं है। तो मैं जो भी दोस्त है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि फुल टाइम इस प्रोफेशन पे आ जाए। ज़बरदस्त इनकम है इस फील्ड में और आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी। एजेंसी कैसे ली जाती है? एजेंसी जैसे आपने अभी LIC को अप्रोच किया, एप्लीकेशन भरे, एप्लीकेशन भरने के बाद जो भी उसकी एग्जामिनेशन IRDA फीस है वो भर के एग्ज़ाम लेके, एग्ज़ाम पास होके आप लाइसेंसिंग करवा के एजेंसी ले सकते हैं। कितने दिन में हो जाता है काम ये? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन अच्छा। मैक्सिमम। और स्मूथ प्रोसेस है या कहीं कुछ एकदम- खिलाना पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, एक भी इधर घुसपैठ नहीं चलती है, एक भी पैसा किसी को देना नहीं पड़ता है। जो भी लीगल फीस है वो अपने को भरनी है और आराम से हो जाता है, कोई कितनी प्रॉब्लम legal नहीं fees है। है? 1000 रुपये के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अच्छा, बस एजेंसी आपकी हो जाएगी, उतना ही है। रजिस्टर करा लो आप। यस यस यस। ठीक है। अच्छा, छोटे शहर में मान लीजिए कोई अभी बच्चा काम कर रहा है, कोई मतलब बच्चा इन द सेंस कोई यंग है, 19-20 साल का लड़का, 20-22 साल का लड़का जो काम कर रहा है, तो महीने में वो कितनी पॉलिसी बेच ले एक ठीक ठाक प्रीमियम की कि उसका करियर जो है ठीक चलेगा? उसको क्या फोकस होना चाहिए? कितनी पॉलिसी का फोकस, टारगेट क्या होना चाहिए कि यार मैं इसमें अच्छा कमा सकता हूँ? थोड़ा उसको अगर आप इजी भाषा में विद फैक्ट्स और नंबर्स के साथ बताओगे, एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं जो भी ये फील्ड में आता है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका जो MDRT है, $1 मिलियन राउंड टेबल, उतना टारगेट लेके इस बिज़नेस में आए, ताकि एक बार MDRT करने के बाद आपने अगर नॉर्मल प्रीमियम और नॉर्मल पॉलिसीज़ आपने बेची है तो आपका रिन्यूअल कमीशन पर मंथ लगभग 20,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको लगभग जो प्रीमियम है 50 लाख का आपको एवरेज प्रीमियम करना है साल का। नया बिजनेस आपको लेना है, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम बात कर रहा हूँ, तो 50 लाख अगर आप प्रीमियम लाते हैं तो लगभग मंथली अपना कमीशन टोटल अगर एवरेज किया जाए तो मंथली कमीशन 20,000 रुपया आएगा, जो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। बराबर तो है, जैसे जैसे आप MDRT का अकाउंट बढ़ाओगे आपका 20,000 रुपया पर मंथ का बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जाए। जितना आपने ज़्यादा परफॉर्म किया उतने हिसाब से आपको कमीशन मिलता जाएगा। तो 50 लाख रुपए का अगर आपने इंश्योरेंस करा दिया है एक महीने में, नहीं या एक साल में? एक साल की बात, एक साल में, तो आपको 20,000 रुपए हर महीने के हिसाब से आप, एवरेज अगर Very सभी nice. कस्टमर रहे और बराबर भरे बढ़िया है। तो आपको लगभग 20,000 रुपया पर मंथ की इनकम तो ऐड होती लगभग जाएगी। जो एक इंजीनियर को सैलरी मिलती है अगर वो शुरुआती में स्टार्ट करता है, वैसी सैलरी आराम से आराम से क्योंकि आजकल 3.5-3 लाख का पैकेज है मोटा मोटा, अगर आप देखोगे बराबर सही, 2.5 से 3 लाख रुपए का। एकदम परफेक्ट, तो मतलब अच्छी, मतलब ये करियर ऑप्शन बुरा नहीं है, एकदम जोरदार है दोस्त। है ना? और इज्जत है इसमें, इसकी मार्केट में। नो डाउट बहुत बड़ी इज्जत है। अच्छा। इंश्योरेंस लोगों को 2 टाइम पे ही ज़्यादा याद आती है, हाँ बुरा ना माने। हाँ हाँ। कई कोई गुजर जाते हैं उस टाइम जब जी। हम जाते हैं क्रिमेटोरियम में, तब इंश्योरेंस याद आता है, या सेकंड जब याद आता है जब कोई हॉस्पिटल में हो तब याद आता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी एज ए एजेंट अपने को कस्टमर ग्रुप में अपने को अगर कोई एजेंट अप्रोच करता है तो उसको एक बार बुलाए, उसकी बात सुने, और डेफिनेटली दुख सुख के अंदर ऊपर वाला तो भगवान तो साथ देगा ही, बराबर है। बट इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस एजेंट भी आपका ज़रूर साथ देगा। अच्छा, कोई जब पार्ट टाइम LIC एजेंट या कोई भी जनरल इंश्योरेंस एजेंट बनता है, किसी तरह का इंश्योरेंस एजेंट बनता है, तो क्या उसका मतलब प्रोसेस होगा कि उससे ठीक ठाक पैसे कमा ले? कैसे वो टाइम, क्योंकि वो सुबह 9 से 5 तक जॉब कर रहा है, तो हम उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उसका जॉब है, सैलरी कहीं से आ रही है, तो सुबह शाम कैसे मैनेज करे, थोड़ा उस पर कुछ बताओ। देखिए क्या होता है कि 9 से 5 बजे जो भी अपना रूटीन बिजनेस है, जब पार्ट टाइमर से शुरू किया तो अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसको, तो उसमें जो भी 9 से 5 में तो ईमानदारी से जो काम है वो काम तो जहाँ से नौकरी करना कर रहे चाहिए। हो, वो हाँ, करो, हाँ। जहाँ फ्री टाइम पे अंदर क्या अभी मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, आपका कुछ काम रहे तो याद करना ज़रूर। उस टाइम एक बार मार्केटिंग करके छोड़ दिया जाए। जो भी लाइसेंस लेने के बाद कोई भी अच्छी ब्रांडेड वॉच या ब्रांडेड कपड़े हम लेते हैं तो 4 लोगों को हम बताते हैं कि यार मैंने ये लिया वो लिया। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी इंश्योरेंस एजेंट जो लेते हैं तो बिंदास निसंकोच होकर आप अपने दोस्तों को बताइए, भाई मैंने इंश्योरेंस एडवाइजरी का रोल शुरू किया, आपका कुछ भी काम रहे मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस दूंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दूंगा। बिंदास खुले मन से आप बोलिएगा, और जो भी 5 बजे के बाद जब आप फ्री टाइम है उसका अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके जाके मिलिए निसंकोच। लेगा नहीं लेगा उसकी चॉइस है, हमारी ड्यूटी एज ए एडवाइज़र, अपने को लाइसेंस मिल चुका है, अपने को जाके मिलना है,
मिलेंगे तो काम बनेगा, यस। उसमें दो राय नहीं है। अवॉइड करेगा, कस्टमर का अधिकार अवॉइड करेगा, रिजेक्ट करेगा, पर अपनी ड्यूटी है, अपने को लाइसेंस मिला, हर एक को लाइसेंस नहीं मिलता है। जैसे आपने बोला 140 करोड़ जनता के अंदर लगभग 1 करोड़ ही रहेंगे बीमा अभी करता, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ 1 करोड़ को 140 करोड़ को संभालना है, उनके दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो 5 बजे के बाद जैसे आपने बोला अगर पाइटमर है तो उसके हिसाब से अप्रोच करें। और आपने जैसे प्रश्न पूछा, बहुत सारे एजेंट को मैंने ऐसा देखा जो फुल टाइम अच्छा खासा पैकेज, लाखों का पैकेज होते हुए भी इस इंडस्ट्री में आए, आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे सालाना। इसमें ज़बरदस्त स्कोप है। सेवा कैसे, के कुछ बताओ कैसे उन्होंने लाखों रुपए की सैलरी से भी क्रॉस कर गए, क्या किया होगा उन्होंने? उन्होंने फुल टाइम एज ए एडवाइज़र उन्होंने काम किया। पहले एग्जाम्पल 2-3 क्लाइंटों से मिलते थे कभी कभी, ठीक है। वो लगातार मिलने लगे 4 से 5 लोगों को रोज़ाना। और जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा मीटिंग्स रहेगी, उतना ज़्यादा क्लोजिंग की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। और क्लोजिंग करते करते और अच्छा सर्विस देते हुए रेफरल भी आ जाते हैं, चाहे माउथ टू माउथ रेफरल हो या दोस्तों का रेफरल हो। और जितना ज़्यादा हम सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस देंगे, लोगों को घर बैठा पैसा दिलाएंगे, चाहे मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम हो, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आना ही पड़ेगा। और आता ही अप्रोच है। कैसे किया जाए? पता कैसे चलता है कि यार इससे मिलने जाऊंगा, यहाँ पर मुझे चांसेस लग रहे हैं, ये कैसे? क्योंकि आप डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते भाई इंश्योरेंस है नहीं है, वो तो डायरेक्ट वाला नहीं है। आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि यार यहाँ पे स्कोप है या नहीं है, फिर आप चांस लेते हो। परफेक्ट। आपने जैसे बोला, पहले हम सस्पेक्टिंग करते हैं। करेक्ट। कि हाँ भाई, अभी एग्जांपल केशव भाई है, पहले हम सस्पेक्ट करते हैं भाई ये लेगा नहीं लेगा, हाँ कि लगा हाँ भाई कुछ ट्राई करे तो उसको प्रोस्पेक्टिंग में आएगा। हाँ। फिर आपको अप्रोच करेंगे हम, फिर हो सकता है 3-4 बार आप टाले, फिर एक मालूम पड़ जाता है। इतना सालों का, 25 सालों का हमारा अनुभव हुआ है, तो 25 सालों में अपने को मालूम पड़ जाता लगभग हाँ भाई केशव भाई इंटरेस्टेड है नहीं है। तो ज़्यादातर हमारा क्लोजिंग जो है 10 को अगर हम अप्रोच करते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, 10 में से 8 हम क्लोज करते ही करते हैं। अच्छा, यस सर। कैसे करते हो? बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी आपने बताई, जो 10 में से 8 बहुत बड़ा नंबर है। तो हाउ डू यू डू दैट? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे व्यूअर्स को अगर आप बता पाएं कि व्हाट डू यू सी, व्हाट आर योर, आपके पहले 4-5 सवाल क्या होते हैं? कैसे आप पकड़ते हो कि अच्छा ये इसकी नब्ज यहाँ है? क्योंकि नब्ज ही पकड़नी है। बराबर है। इफ़ यू हिट द राइट नर्व तो आपको फिर वो कन्वर्जन हो जाएगा, पर वो नर्व ढूंढना, समझना वो टास्क है। तो वो थोड़ा सा बताओ कैसे करते हो? ज़्यादातर दो भी हम दोस्तों से मिलते हैं, सामने अप्रोच रहता है। हाँ। अप्रोच होने के बाद हमको बोलते हैं भाई इंश्योरेंस का कुछ भी काम रहे तो याद करना। ठीक है। बोलने के बाद लोग कुछ बुलाते हैं, नहीं तो कुछ हम सामने वापस अप्रोच करके उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं भाई आपका जो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, अगर आप हमको शेयर करेंगे तो आपके जो भी हेल्थ चेकअप है उस पॉलिसीज़ में, हेल्थ चेकअप बोले तो बहुत सारी बार हमने देखा है कि नॉमिनेशन नहीं रहता पॉलिसीज़ में, कभी एड्रेस चेंज नहीं रहता है, कभी पहले ले रखी थी पॉलिसीज़ आज से 10 साल 15 साल पहले, जो हो सकता है क्वार्टरली मोड में हो, हाफ ईयरली में हो, उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। जब पॉलिसी ली जब तक वो माइनर थे उनके बच्चे, अभी वो मेजर बन गए, उसमें नॉमिनेशन नहीं रहा, माइनर से मेजर बन गए तो एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड करना पड़ता है। और बहुत सारी बार हो सकता है कि दूसरे सिटी में से बेंगलुरु आ गए, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसीज़ करनी पड़ती है। तो हम कस्टमर को बोलते हैं भाई आपका हेल्थ चेकअप करके देंगे पॉलिसीज़ का, जो हमारी लगभग फ्री सर्विस है। आप चाहे तो एनकैश कीजिए। और लोगों को जब इस तरह की हम सर्विस देते हैं तो बिंदास वो कुछ ना कुछ सामने से ला, ये मेरा इस नया मेंबर जो आया है, या मेरा खुद का बढ़ाना है कि पत्नी का बढ़ाना है, तो डेफिनेटली काम होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई, जैसे कोई इंसान है जिसकी जॉब चल रही है और उसने एक जीवन आनंद करा रखी है, एलआईसी की बात करूं, या कुछ और इंश्योरेंस करा रखा है, 2-3 इंश्योरेंस उस पर ऑलरेडी हैं, ठीक है, जी हाँ। अभी भी उसके पास स्कोप तो है कराने का, राइट, लेकिन अभी वो टाल रहा है या टाल रही है, नहीं अभी करा लेंगे, उसे कैसे कन्वर्ट करते हो आप? क्योंकि जिस पे कुछ नहीं है उस पे तो चलो आपने करा दी, वो तो करा ही लेगा कि हाँ यार सब कहते हैं इंश्योरेंस होना चाहिए, चलो हम भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। जिस पे 4-5 हैं वो 5वीं 6ठी 7वीं 10वीं कैसे ले? क्योंकि आपका तो बिजनेस है, आपको तो ज़्यादा तो बेटर है आपके लिए। सही बोले। वो कैसे पकड़ते हो आप? एकदम आपने जो पूछा ना, एकदम वैलिड क्वेश्चन है। सबको बताना चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस के अंदर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हाँ। ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोले तो हर एक आदमी, ऐसा तो पैसे के रूप में हम किसी मानव को या जीवन को तुलना नहीं कर सकते, फिर भी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर जो भी 30 साल की उम्र के बंदे हैं उसको कुछ कंपनियों का पैरामीटर्स है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 गुना इंश्योरेंस, यानी से एग्जांपल आपका पैकेज अगर 10 लाख का है
इंटू 30 टाइम्स, यानी मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपका 3 करोड़ का होना ज़रूरी है। ओके। उसमें 3 करोड़ में एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का ले रखा है या 50 लाख ले रखा है, हाँ। तो बाकी 2.5 करोड़ का बफर है। हाँ। इससे अगर 50 लाख का आपका इंश्योरेंस है हाँ। और 3 करोड़ एलिजिबिलिटी है, तो बाकी 2.5 करोड़ का हम आपको प्रपोज करते हैं सर कि आप 2.5 करोड़ का लीजिए, इतना बजट आएगा, अपने बजट के हिसाब से ज़रूर इसको रिव्यू कीजिए। 50 का चाहे आप 1 का बनाए, 2 का बनाए, करोड़ का या 3 का, वो चॉइस आपकी रहेगी, आपके बजट के हिसाब से रहेगी। हमारा ड्यूटी है एज ए एजेंट आपको हर 2-3 साल में रिव्यू कराना है, ताकि एक फाइनेंशियल लॉस परिवार को ना रहे। तो इस तरीके से जब हम लोगों को बताते हैं, अप्राइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। नो डाउट आज नहीं तो थोड़ा दिन बाद, पर वो कंक्लूजन पे आते हैं और क्लोज होता है डील। अच्छा, इसमें ना मतलब मैं इसी आपकी बात सुनते सुनते मुझे एक बात याद आई कि लोग ना भागते बहुत हैं, देखो सॉरी टू से, लेकिन लोग ना भागते हैं, अरे यार भैया हाथ जुड़ाओ, तुम हमें छोड़ो, है ना, दूसरे घर देखो भाई, हमें माफ करो, हम पे है जो है, ठीक है, हमारे मत, क्योंकि उनको लगता है अरे यार ये फिर कहानी शुरू कर देगा, ये आएगा बैठेगा, हाँ भाई चाय पिलाओ, या वो चाय की कहानी शुरू हो जाएगी और आदमी कहेगा मेरा आधा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा इसके चक्कर में। तो लोग भागते हैं और नेगेटिव रिएक्शंस बहुत आते हैं, राइट, ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। हाउ डू यू डील विद दिस? देखिए, कस्टमर का काम है रिजेक्ट करना। तो उसने इंश्योरेंस को रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट नहीं किया एज एडवाइजर, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, वो दोस्ताना, वो जो भी प्यार मोहब्बत हमेशा रहेगी। उसने आज इंश्योरेंस को रिजेक्ट किया है, मेरा ड्यूटी है वापस उसको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद वापस अप्रोच करूं। क्या रिबटल होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बात कर चुके हो, अगली बात क्या होती है आपकी? अगली बात वापस, भाई कुछ अच्छे ऑफर्स आए, कुछ प्लानिंग करो, कुछ फ़ायदा आपका होगा, कुछ मेरे से आइडिया लो, और मैं एक फ्री जोन उनको दे देता हूँ, कंफर्ट जोन। भाई आप जब भी मेरे से डिस्कस करोगे, कोई ऐसा कंपलसरी क्लॉज नहीं है कि आपको मुझसे इंश्योरेंस लेना ही लेना है। आप अपने लिबर्टी पे हो, चाहे आप लो ना लो, मेरा आइडियाज़ आप ज़रूर सुनो। तो जब हम कंफर्ट जोन देते हैं कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को, तो डेफिनेटली वो सोचता है, और बार बार जब अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ क्लोज होता ही होता है। डिकोड का कैसे करते हो, अगर आपकी ये कस्टमर का बैकग्राउंड ऐसा है, ये ऐसे बिजनेस में है, इसकी लगभग इतनी इनकम होगी, हाउ डू यू डिकोड कि कौन सी वाली पॉलिसी किसके लिए बेटर होगी? क्या है कि लगभग मैं 32 सालों से सोशल वर्क में जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों का हमको प्रोफाइल लगभग छोटा मोटा मोटी तौर पे पता रहता है। तो हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को ही टारगेट करते हैं, जहाँ हमको लगता है कि यार ये बंदा नो डाउट फाइनेंशियली रिच है, ये जो टाइम पे प्रीमियम भरेगा, इसको अप्रोच करने के बाद अपने को, क्योंकि लैप्सेशन अगर होती है पॉलिसी, तो एज ए एजेंट हमको भी रिमार्क्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर्स को ही हम अप्रोच करते हैं जिसकी रीजनेबल इनकम हो। बहुत लो इनकम को भी अप्रोच करना चाहिए, बट फिलहाल हमारा वो मानस नहीं हुआ अभी कि सर्टेन मीडियम क्लास लोगों को हम ज़्यादातर हम अप्रोच करते हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम हो, तो टाइमली प्रीमियम भरे। और ठीक है, जैसे मैंने बताया 10 में से 8-2 लोग नहीं लेते हैं, उनकी चॉइस है। हाँ, दैट्स ओके। ठीक है, मेरी ड्यूटी मैंने अप्रोच की। सर मुझे बताइए कि अगर मुझे एज एन एजेंट जाना है, तो पहला मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? शुरुआत किससे करूं? हेल्थ है, LIC है अपना, और जनरल है, तो किस कैटेगरी से मुझे शुरुआत करनी चाहिए आज के टाइम में, जहां आपको लगता है मार्केट स्पेस बढ़िया है, जगह अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, और यहाँ पर बेटा जाओगे तो तुम में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं? ज़रूर, अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं चाहूँगा कि अगर लाइफ से हम शुरू करते हैं, तो जो भी हमने पॉलिसीज़ जो बनाई हैं, उसका बराबर अगर हमने रिन्यूअल का जो भी नॉर्म्स कंप्लीट किया है, रिन्यूअल प्रीमियम और रिन्यूअल एजेंसी का, तो अपने को कमीशन लगातार मिलता रहेगा। जनरल इंश्योरेंस को भी हमको बेचना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि जनरल इंश्योरेंस का रिन्यूअल कुछ भी सर्विस की कमी के कारण वो दूसरे एजेंट के पास जा सकता है। तो एज ए बिगिनर अपने को लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करना है, फिर एड ऑन अपने पोर्टफोलियो करना चाहिए, ये कह रहा मेरा पर्सनल सुझाव है। ओके ओके। और हेल्थ भी रहेगा? हेल्थ जी हाँ, पर हेल्थ से कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? उसमें भी हर साल रिकरिंग इनकम है? उसमें 100% है ना, इनकम तो 100% बोला तो पक्का मिलेगी इनकम आपको। अच्छा। सब्जेक्ट टू द एज ऑफ द पर्सन, कुछ कंपनीज में एज के हिसाब से कमीशन है। अच्छा, डिपेंड्स रहेगा। कितना परसेंट है कमीशन इसमें? लगभग 5% से लेके अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। 5 से लेकर कहाँ तक? 15 तक रहता है। 15 तक, 5% से 15% तक कमीशन होता है मेडिकल अगर आप किसी का कराते हो। जी हाँ। और वो जैसे ये तो पहले साल में हो गया। हाँ। फिर उसके अगले साल में मेडिक्लेम का लगभग रिन्यूअल कमीशन लगभग सेम रहता है। सेम, बट कुछ कंपनीज में बढ़ छट के भी या कम भी देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं, बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। गॉट इट। तो आपके हिसाब से लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस LIC में जाओगे आप शुरुआत, तो बढ़िया रहेगा। हाँ। जनरल इंश्योरेंस में आपने बोला वो शिफ्ट हो जाता है, क्यों, ऐसा क्या होता है?
से एग्जांपल हैज क्या जनरल कस्टमर। इंश्योरेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, जनरल इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। बेसिक जो पॉलिसीज होता है कि फैमिली मेडिक्लेम बनता है, फिर ये अपना बिल्डिंग है इसका इंश्योरेंस बनता है, बिल्डिंग के अंदर कुछ कंटेंट्स है, चाहे स्टॉक हो या जो भी मटेरियल हो उसका इंश्योरेंस बनता है। उसके बाद में गाड़ियों का इंश्योरेंस बनता है, व्हीकल और मोटर इंश्योरेंस जो हम कहते हैं। उसके बाद में मैराइन इंश्योरेंस बनता है कि ये जो सामग्री है माइक दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आए तो ट्रैवल के टाइम अगर कुछ नुकसान हो गया इसको तो वो मैराइन इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके अलावा फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो ओवरसीज़ मेडिक्लेम पॉलिसीज़ बनती है, मशीनरी का इंश्योरेंस होता है। ऐसा बहुत सारे वर्टिकल्स है इंश्योरेंस के जो जनरल इंश्योरेंस में आता है। जो आपके पास पहले फर्स्ट टाइम कस्टमर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज एजेंट बनने की सोचता हूँ और मेरे पहले महीने में 5 से 6 कस्टमर बन चुके हैं, तो पहले 5-6 कस्टमर्स को मैं कैसे गाइड करूँ, क्या बातें कहूँ जिससे उन्हें इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा रहे, मुझ पर भरोसा रहे और वो उनके आगे 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 चल के काम भी आए वो बातें, तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट 5 कस्टमर्स तो अपने वेरी नियर एंड डियर रहेंगे, हाँ, जो आपको बिल्कुल मना ही नहीं करेंगे। Correct. तो अपना वो दायित्व है कि कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है जो पिलर्स अपने मजबूत है, फाउंडेशन yes, मजबूत yes. है, तो डेफिनेटली बिल्डिंग मान लीजिए कोई बाहर के कस्टमर है, कोई मतलब मुझे नहीं जानते हैं, हाँ, अननोन एकदम है कस्टमर है और मेरे वो कस्टमर बन चुके हैं, तो मेरा गाइड करने का क्या तरीका होगा, अगर आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं? एकदम अपने को फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट नॉलेज ज़बरदस्त हो। आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट कौन सा इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करूं, फिर कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं। हर एक कस्टमर को अपने ट्रस्ट के ऊपर ही काम चलता है हमारे इंश्योरेंस का। बहुत ही कस्टमर रहेंगे कि कौन सा कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट है, वो पूछने वाले बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं अगर आपके नॉन सर्कल में है जी, तो। जी। तो अपना दायित्व बनता है एज ए एजेंट कि उसको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दो, अपना कमीशन को सेकेंडरी पॉइंट रखते हुए उसका बेनिफिट्स का उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, वो अपने का ड्यूटी बने। कल मैंने किसी बंदे को पॉलिसी दे दी, हो सकता है वो दूसरी जगह क्रॉस चेक करे। क्रॉस चेक के दौरान उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि दिनेश ने जो प्रोडक्ट दिया है या एक्स बंदे ने खिवेसरा इंश्योरेंस वालों ने जो प्रोडक्ट दिया इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। तो वो बंदा कहीं नहीं जाएगा और एज ए एजेंट मेरी ड्यूटी बनेगी वापस उसको रिन्यूअल्स पे फॉलोअप हो, और कोई भी सर्विस का काम होता है तो उसके द्वार पे मैं खड़ा रहूं ताकि उसको कहीं भटकना ना पड़े। कहाँ से नॉलेज मिलती है, इंश्योरेंस की अपडेट्स कहाँ से लेते हैं, कैसे कितने कितने टाइम में मुझे क्या क्या करना चाहिए जिससे मुझे लेटेस्ट नॉलेज मिलती रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंश्योरेंस की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, चाहे कोई वीकली बेसिस पे देता है, कोई मंथली पे देता है, कोई क्वार्टरली देता कुछ है। नाम बता दीजिए कैसे क्या है, अगर मतलब कि ट्रेनर्स के अगर नाम बोलूँ ट्रेनर्स या इंस्टीट्यूट के बता दो, मतलब जो आदमी गूगल कर ले आज के जो देख रहा है वो। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस है, ओके। फिर बहुत सारे ट्रेनर्स है जैसे गोपीनाथ सर है, फिर रंजन नागरकटे है, फिर आपको बोले तो कज़िम रज़ा है। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस ट्रेनर्स है, ओके। और अपने हरीश जी देसाई करके है। और मेन अपना मोटिवेशन जो मिलता है अपने एजेंट्स कम्युनिटी के द्वारा, आज एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम आता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ऐसे हमारे बहुत सारे नियर एंड डियर मित्र हैं जो मुझे गाइड करते रहते हैं, जो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है। नेटवर्किंग ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, और कुछ 100% नहीं। अपने रॉ मटेरियल ही है नेटवर्किंग, उसके माध्यम से ही हम बीच में लोगों के बीच में रह पाएंगे, खड़ पाएंगे, उनको सर्विस दे पाएंगे। कोई आप 2 से 3 चीजें बता सकते हो कैसे नेटवर्किंग अच्छी करी जाए? ज़रूर, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, आप ज़रूर कनेक्ट होइए और एकदम एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए। जब अपने एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे कि लोगों को अपने को ध्यान में रहेगा, लोगों की नज़र में हम रहेंगे, तो डेफिनेटली कल हम उनको जब अप्रोच करेंगे, वो जैसे मैंने बोला रेशियो के हिसाब से अपने को क्लोजिंग होगी। और हर एक कस्टमर चाहता है, हर एक प्रॉस्पेक्ट चाहता है कि मेरा एजेंट बढ़िया से बढ़िया हो, बढ़िया से बढ़िया सर्विस दो। तो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है हर फील्ड के अंदर। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेहतरीन सर्विस दो ताकि उनका रेफरल उनके माध्यम से ले सके और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स अपने को मिल सके। उस टाइप से काम अच्छा, बढ़ता अगर मैं जाएगा। बहुत ज्यादा बातूनी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा इंश्योरेंस वाले बातूनी बहुत होते हैं बहुत बातें गप्पे मारते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं बातूनी नहीं हूँ ज्यादा, जी हाँ, तो मैं कैसे नेटवर्क बनाऊंगा? देखिए बिना बोले तो ये धंधा चलेगा है ना? नहीं। इंश्योरेंस में घुसने के पहले हम भी उतनी बातें नहीं करते थे, लोगों ने हमको सिखा दिया। काम क्या होता है कि जब हमारा इंश्योरेंस का हम जब कैनवासिंग के लिए जाते हैं, अगर मैंने 1 घंटा एक कस्टमर के पास रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट तो वही बातें रहेगी। जनरली बोलते हैं कि दूसरी पंचायती हम जो बोलते हैं, बराबर। और 10 मिनट ही ज़्यादा काम की बात होती है। हाँ। ठीक है, बात तो करनी ही पड़ेगी यार, ठीक यही बात। तो अपना है।
मेन। पॉलिसी पिच करने का कोई 3 स्टेप 5 स्टेप फॉर्मूला है आपके पास जो आप बता सकते हो हमारे व्यूवर्स को सिंपल सरल भाषा में कि ये बेटा ये 3-4 स्टेप फॉलो करोगे पॉलिसी पिच करने में, चांसेस है 10 में से 8 लोग तुम्हें कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है हर एक को नेसेसिटी है। किसी ऐसा बंदा नहीं है जो आदमी जिंदा है उसको इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। हाँ तो जो आपने स्मॉल पिच का जो लैंग्वेज बताया है तो उसको पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताइए। जैसे मैंने बताया 30 साल के अंदर की उम्र है तो उसको 30 गुना इंश्योरेंस एज़ पर इनकम उसकी होनी चाहिए। ठीक है। 30 से 45 साल है तो लगभग उसकी 25 गुना तक होनी चाहिए, और 50 के ऊपर है तो 15 गुना या 5 गुना, डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज़रूर बताइए, वो एक अपना सेक्टर हो गया। सेकेंड हो गया फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कि हाँ भाई कुछ अगल कुल हो गया कल तो उसके लिए भी बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सेविंग एंगल से हो गया। थर्ड आके रिस्क कवर, सेविंग रिस्क कवर, ठीक है। इनकम टैक्स बेनिफिट पहले मिलता था, अभी वो आउटडेटेड बात हो चुकी है। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी सन 2023 के बाद 5 लाख तक का प्रीमियम का अपने को रिबेट मिल रहा है। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी करके हम बता के वो पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी टेक्निकल बातें आपने बताई जो इंसान को बतानी है, लेकिन क्या है ना कि जब तक इंसान से नहीं जुड़ता पॉलिसी तो बहाना है, मेरे को ऐसा लगता है। सही बोला आप। इंश्योरेंस एक बहाना है, आप अगर आप हम जुड़ गए उसके बाद तो फिर वो फ्लो में हो रही है चीजें, परफेक्ट है ना। हम लोगों को वही बोलते हैं भाई, मिलने का बहाना चाहिए। हाँ बस आप एक बार अकाउंट शुरू कीजिए, Correct. वादा करेंगे तो- फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की, हाँ मिलने से बहाने बहुत सारे काम हो जाते काम हो जाते हैं। तो वो कुछ 3-5 स्टेप ऐसे बताइए कि पहले जाओ तो उनसे पहले ये बात करो, फिर इस बारे में बात करो, फिर ये वाली बात करो, और फिर ये बात करके तुम अपना जो है कन्वर्जन कर सकते हो। कभी भी हम जाते हैं तो पहले कुशलता के बारे में पूछते हैं, भाई आपका हेल्थ वगैरह कैसा है। हाँ उसके बारे में, बिजनेस के बारे में बातें होती है, फिर फैमिली के बारे में बातें होती है, और लास्ट क्लोजिंग के टाइम वो बिजनेस की बात होती है, ताकि इंश्योरेंस की बात कर दी। फिर फाइनल क्लोजिंग हंसमुख के साथ निकल जाता है, चाहे जो भी हाँ बोला ना बोला, उनकी ड्यूटी उन्होंने की, मेरी ड्यूटी मैंने की, समझ गए। हंसते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज की डेट में नेटवर्किंग के मायने बदल गए हैं, अब किसी के पास इतना टाइम है नहीं, तो आपको लगता है सोशल मीडिया मदद करता है? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस ये 100% सब करेगा। चीज़ें- जैसे अभी कोई अचीवमेंट हुआ हमको, $1 मिलियन राउंड टेबल बने, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने हमको हाईएस्ट इंश्योरेंस प्रोड्यूस के रूप में रिकॉग्नाइज किया, चाहे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया, अब्रॉड किया, तो सोशल मीडिया का हम यूज़ करके जो भी फोटोज़ वगैरह हम पोस्ट करते हैं, ताकि लोगों को भी ध्यान पड़ता है कि यार हमने ये बंदे ने ये काम किया, ताकि लोगों को ध्यान रहे। और डेफिनेटली ये जो रिकॉग्निशन है ये मेरे पॉलिसी होल्डर्स के हिसाब से है, उन्होंने जो सपोर्ट किया इसलिए मैं वो पद हासिल कर पाया। तो वो डेडिकेशन और कमिटमेंट जो उनके हिसाब से मुझे मिला, तो उसके आगे बढ़ रहे हैं अभी। सही तो हम यूज़ करते हैं। बराबर। व्हाट्सएप मार्केटिंग है, अच्छा, फेसबुक है, इंस्टा है वगैरह जो भी है, और नेक्स्ट जनरेशन जो आए हैं वो भी थोड़ा एक्टिव है सोशल मीडिया पर, करेक्ट तो ब्रांडिंग के हिस्सा बनता है वो। मार्केटिंग जरूरी है इसमें। 100% मार्केटिंग जरूरी है ना? ये धंधा ही मार्केटिंग का है। हाँ, इसमें तो भैया वही है कि बताना तो है ही है, जो आप कर रहे हो उसको सही, सारा बढ़ चढ़ के बताना है। बताना पड़ेगा। कोई इंसान मार्केटिंग में जो पुअर है, अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, उसको आप क्या बताओ, कैसे करे वो, क्या सोल्यूशन है उसके लिए? ज़रूर कोई भी अगर अचीवमेंट होता है उसको पब्लिक करे, ताकि लोगों को ध्यान में पड़े, और लोगों को हर एक अच्छे एजेंट की ज़रूरत है, तो लोगों को भी ध्यान पड़े ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको घर बैठे एक काम करने का वादा जो करता है, उस बंदे को वापस लोगों को मिलने की इच्छा रहती है। अपने नाम का ब्रांड बनाना इंश्योरेंस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपका ब्रांड बन गया तो आपने एक को बोला, वो अपने आप ही 10 को लेके आ रहा है, अरे सुनो दिनेश जी ये फलाने इनका ये कर दो, वो अदर बात भी नहीं हो रही है ना, आपको पिच करना पड़ रहा है, वो खुद ही लोग लेके आ रहे हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? डेफिनेटली होता है। जब मैंने इंश्योरेंस एज ए कैरियर शुरू किया था, तब मैंने दिनेश LIC, लोग मुझे LIC के नाम से जानते थे, हाँ और दिनेश ब्रांड था ठीक साथ है। में। तो हाँ। फिर बढ़ते बढ़ते जब फैमिली जुड़ी तो हमारा फर्म है खिवेचरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। उस नाम से हमने पॉपुलैरिटी ज़्यादा ली, ताकि फर्म का रिकग्निशन लंबा समय तक चलेगा। इंडिविजुअल का रिकग्निशन तो आज भी है, जब तक ही चलेगा, यस, ताकि ब्रांड का वो जनरेशन्स तक कंटिन्यू होगा। अच्छा, इंश्योरेंस जो है क्या इंसान अपने शहर में ही, अपने ही कॉलोनी के आसपास कर सकता है, या भारत के किसी और शहर में कर सकता है? कहीं मान लीजिए मैं बैंगलोर बैठा हूँ और मुझे
राजस्थान में या कश्मीर में या चंडीगढ़ में या बंगाल में इंश्योरेंस मतलब किसी का करना है, बिजनेस लाना है, तो वो पॉसिबल है? देखिए, जो भी इंश्योरेंस जो एडवाइज़र है उसका रोल रहेगा कि पूरे भारत के अंदर वो कहीं भी इंश्योरेंस बेच सकता है। इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। यस। उसके अलावा वो विदेश में भी इंश्योरेंस बेच सकता है, फॉरेन नेशनल्स को नहीं, केवल इंडियन ओरिजिन वाले को। गॉट इट। और बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ इंश्योरेंस हम नहीं देते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्की होता है। पर्टिकुलर अगर LIC बात करें, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, चाहे इंडियन नेशनल रहे तो भी, क्यों ऐसा? क्योंकि उधर रिस्क ज़्यादा है। अच्छा। इन केस कल वो कुछ हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर को, तो LIC को या कोई भी बीमा कंपनी को दावा देना ही है। ऐसा कुछ कंट्रीज है जहाँ इंश्योरेंस नहीं देता, पर ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज है जहाँ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, NRIs है या इंडियन ओरिजिन फॉरेन नेशनल है, उनको भी हम इंश्योरेंस देते हैं। कौन सी कंट्रीज है जिनको नहीं देते आप? मतलब जिनको नहीं, जहाँ हाईली रिस्क है। जैसे? एग्जैक्ट तो मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा, जहाँ अच्छा। ज़्यादातर युद्ध होते हैं, वॉल्केनोज जहाँ ज़्यादा होते हैं, वहाँ जहाँ रिस्की एरियाज है, ठीक है। उस एरिया में हम नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, तो इंडिया में कहीं भी कर सकते हाँ, हैं? इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, NRIs को भी हम दे सकते हैं। पर नेटवर्क तो आपका आपके मोहल्ले में ही है, आपके शहर में। बाहर कैसे नेटवर्क बनाओगे फिर? आप बाहर कैसे पकड़ोगे? बाहर ऐसे बनता है कि एग्जाम्पल कोई बेंगलुरु में था बंदा, वो कल शिफ्ट हो गया, हाँ। चाहे बॉम्बे शिफ्ट हो गया या दिल्ली शिफ्ट हो गया या दुबई शिफ्ट हो गया, तो नेटवर्क तो रहता ही है। नहीं तो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेंगलुरु का है, उसका एक कोई भाई रहता है या कोई मित्र रहता है, तो उसका वो कनेक्शन जो लीड रहता है, रेफरल, उसके माध्यम से हम बेच सकते हैं। अच्छा। पर एज ए एजेंट मेरा दायित्व बनता है इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा शीट ऑफ कलेक्शन जो भी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स सही तरीके से ले, ताकि इंश्योरेंस कंपनी भी सेफगार्ड हो सके और जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर के परिवार भी सेफगार्ड। करेक्ट। लेकिन हम किसी के जाने का थोड़ा ना वेट करेंगे। अगर आज मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस में ग्रो करना है, मैं थोड़ा वेट करूंगा मेरा दोस्त जाएगा बंगाल, तब क्या मैं बंगाल जाकर वहां पर कनेक्ट कर सकता हूँ? वो तरीका सही है या कैसे? क्योंकि मुझे तो बिजनेस बढ़ाना है नाउ, राइट? अभी कोई एजेंट है, अगर छोटी मोटी पॉलिसी से तो आजकल ऑनलाइन बिक जाती है, बन जाती है, तुरंत इशू हो जाती है, करेक्ट। ही हाँ। लिमिटेड वैल्यूज़ के। हाई वैल्यूज़ के लिए या तो एजेंट को जाना पड़ेगा या उसके कनेक्शन से उसको प्लानिंग करके उधर पेपर वर्क करना ही पड़ेगा, तो ही होगा पाएगा। बहुत बार हमको ट्रैवल करना पड़ता है, बॉम्बे हम जाते हैं, अच्छा। काम करके आते हैं। अच्छा। और आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से फास्ट काम होते हैं। इवन तो बॉम्बे में कैसे नेटवर्क बनाया आपने? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे या हमारे रिश्तेदार वगैरह उधर जो शिफ्ट हो गए, उधर हम कनेक्शन लेके काम करते हैं। अच्छा अच्छा। दुबई में भी हमारे क्लाइंट्स है, काफ़ी सारी अच्छा। फॉरेन कंट्रीज है जहाँ हमारे क्लाइंट्स है। अच्छा, अरे वाह। UK में है, कनाडा में है, तो इस तरह तो से। उनसे कैसे आप डील करते हो? कि तो वहाँ तो मिलना जुलना तो सवाल ही नहीं उठता, फोन पे और ईमेल पे ही बात हो रही है, व्हाट्सएप पे। ईमेल पे बात होती है और मेल ऑर्डर बिजनेस करके होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं इंश्योरेंस। अच्छा। और लिमिटेड सम एश्योर्ड बिकता है, उसमें हाई वैल्यू इंश्योरेंस, बहुत हाई वैल्यू इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, रीजनेबल इंश्योरेंस दे सकते हैं। आज तक कितनी हाईएस्ट वैल्यू का इंश्योरेंस आपने करा अपनी लाइफ में? ना, अरे क्या 10 करोड़, 20 करोड़, आराम से रहेगा। 50 करोड़? उतना तो रहना करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, एक इंश्योरेंस, हाँ, सिंगल। एक इंसान से हाँ, 50 करोड़? ऐसे आपकी जानकारी के लिए इंडिया में हाईएस्ट 100 करोड़ की पॉलिसी बिकती है। हाँ जो हम आपने बोला है ना, 10 करोड़ से ऊपर की काफ़ी पॉलिसी हमने दी है। हाँ। वो दिन दूर नहीं है जब आपने बोला वो हाईएस्ट भी हम टच कर देंगे। क्या बात है यार, क्या बात। अच्छा, आजकल ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। SIP करा लो, फलाने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक में कर लो, वहाँ ज़्यादा तुम्हें रिटर्न्स हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है इंश्योरेंस के लिए, चाहे वो LIC हो, जनरल हो या कोई हो। इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत फ़र्क पड़ता है, ऊपर नीचे है। तो ये आप कैसे हैंडल करते हो? ये आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है इंश्योरेंस इन जनरल का, अगर हम बात करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लाइफ इंश्योरेंस, चाहे सेविंग प्लान हो या टर्म प्लान हो, वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, करेक्ट। तो देखिए, जो भी एज ए इन्वेस्टर अपने को इन्वेस्टमेंट को आके डाइवर्सिफाई करना है। जनरली बोला जाता है कि हर एक जो अपना बास्केट है, एक ही जगह पूरे उस बास्केट के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। चाहे आप म्यूचुअल फंड में करो, सेविंग प्लान में करो, टर्म प्लान में करो, या दूसरे इन्वेस्टमेंट जो भी एवेन्यूज है उसमें ज़रूर करो। हम भी वो कस्टमर को बताते हैं। पर ऐसा ना हो कि पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में ही डाल दो, पूरा पैसा इंश्योरेंस में डाल दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। पर एक बार ऐसा देखा जाता है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि इन केस जो भी म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब कभी भी इमरजेंसी आई है तो लोगों को ये ध्यान में रहता है कि मेरा पैसा कहाँ अवेलेबल है,
उसको वो ज़्यादातर इनकैश कर देते हैं। और हमने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो ज़्यादातर 10 साल 15 साल या 20 साल या उससे भी हो सकता है लंबी बिकी हो, तो वो पैसा इन बिटवीन वो छूने का अधिकार कस्टमर को नहीं रहता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो कस्टमर नो डाउट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे लोन ले सकता है। बट वेरी इमरजेंसी में क्या करेगा, म्यूचुअल फंड है उसको पूरा इनकैश करके वो उस पैसा का यूज़ कर लेता है। पर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का पैसा वो पूरा इनकैश नहीं कर पाता है, जो दूसरे एवेन्यू से वो उस पर्टिकुलर इमरजेंसी को वो क्लियर कर देता है। पर ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड नो डाउट पैसा ज़्यादा बनता है, पर अगर पैसा ज़्यादा टिकता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से ही टिकेगा। और सर्टेन ड्यूरेशन पे जब पैसा मिलना है म्यूचुअल फंड से, हो सके मिला ना मिले, बट इंश्योरेंस पॉलिसी से पक्का उस बैंक अकाउंट में पैसा रहता है और टिकता है और मिलता है लोगों को। अगर मान लीजिए मुझे आज की डेट में महीने के 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, जी हाँ। तो मैं कितना पैसा इंश्योरेंस में डालूं, कितना मैं म्यूचुअल फंड में डालूं? देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर कोई बेस है, वो पहले इंश्योरेंस से हम शुरू करते हैं। ओके। हम कस्टमर से जानना चाहते हैं कि भाई 20,000 रुपया है, आपको 20,000 में से एक लॉन्ग टर्म आप कितना रख पाएंगे, कि 15 साल तक ये पैसा आपको कितने साल तक नहीं छूना है 20,000 में से। अच्छा अच्छा। वो बोलता है 10,000, तो पहले हम 10,000 रुपया इंश्योरेंस में डलवाएंगे, बाकी का 10,000 म्यूचुअल फंड में डलवाएंगे। अच्छा। वो कस्टमर के साथ, क्यों कंक्रीट जो फाउंडेशन है वो इंश्योरेंस है, बाकी म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटीज है। करेक्ट। वो अगर कोई ट्रायंगल अगर बनता है, पिरामिड बनता है, पिरामिड का बेस है इंश्योरेंस, उसके ऊपर बाकी सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो सभी बाद में आएंगे। अच्छा, अभी कुछ जीएसटी रिफॉर्म हुआ है अभी, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आज की डेट में और फ्यूचर क्या दिखता है आपको? नो डाउट फ्यूचर ब्राइट है, उसमें दो राय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए और समझ सभी के जानकारी के लिए, जो अभी मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स लाया है, निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंस किया था, बहुत ही खुशी की लहर है पॉलिसी होल्डर्स में। आपकी जानकारी के लिए, पहले लगभग टर्म पॉलिसी और इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी, चाहे फैमिली फ्लोटर हो, उसमें 18% जीएसटी लग रहा था, उसको 18 से कम करते हुए 0 पे ला दिया है। सन 2014 से सर्विस टैक्स व जीएसटी इंश्योरेंस सेक्टर पे लागू हुआ था, उसके पहले नहीं था, पर 2025 से वापस 22 सितंबर से, नवरात्रि के दिन से वो 0 हो चुका है। अभी लगभग 20% है, बहुत ह्यूज वैल्यू होती है। तो आदमी जो पहले 60,000 रुपया जो प्रीमियम देता था, अभी वही पॉलिसी उसको 50,000 में मिल जाएगी प्रीमियम पर। करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, उसमें दो राय नहीं है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। और सेविंग प्लान के अंदर लगभग 4.5% फर्स्ट ईयर जीएसटी था और 2.25% रिन्यूअल था जीएसटी सेविंग प्लान्स पर, भी उसको भी 0 कर दिया गया है। चाहे जो भी पहले हमने जीएसटी भरा है वो तो अपने को रिफंड होगा नहीं, पर 22 सितंबर का ऑनवर्ड्स जो भी अपना प्रीमियम है उस पर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों का पैसा बचेगा इससे। अच्छा, एक बार बहुत कहा जाता है कि एजेंट ना वही पॉलिसी पिच करता है जिसमें उसका परसेंटेज कमीशन ज़्यादा होता है। ये बात ना कही जाती है, कितनी सच है ये बात और क्या ऐसा होता है? क्या होता है सर कि अगर कोई हम अनजान आदमी से काम करेंगे तो उसका ये ध्येय रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकम मिले। हाँ। अपने जान पहचान वाला जो बंदा है और पुराना सीनियर एजेंट है, वो तो चाहेगा कि कस्टमर का भला हो, कस्टमर के भले में स्वयं का भला हो जाएगा। तो ये बात को मैं नज़र उतना केयर नहीं करूँगा, क्योंकि कस्टमर है अपना भगवान है, तो भगवान के साथ दगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा इस बात को मैं उतना महत्व नहीं दूंगा। हम कस्टमर को महत्व हमेशा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार ये भी लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई, उस पर 20% आपका कमीशन मान लीजिए है, 20,000 रुपये पहले साल में मिला, फिर अगले साल में आपको कुछ 7,000 7,500 ऐसे आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह की आपने 500-600 पॉलिसी करा ली तो आपका जीवन सेट है, फिर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। क्या ये सच है? नो डाउट, इसमें दो डाई नहीं है। बट एक बात है सर कि अगर मैं फ्यूचर में अगर सर्विसिंग नहीं दूंगा तो नया बिजनेस कहाँ से आएगा, मेरा वेल्थ कैसे ग्रो होगा। और जैसे मेरी पुरानी पॉलिसीज़ जैसे पेड अप हो जाएगी या पूरा मैच्योरिटी की हो गई, उसके बाद तो मुझे इनकम मिलेगी नहीं, और मुझे इनकम रिटेन करने के लिए मुझे नया बिजनेस होना ही पड़ेगा। तो मैं सर्विस दूंगा तो ही नई बिजनेस आएगा। करेक्ट। तो विदाउट इनकम तो बिजनेस होगा नहीं। तो मुझे रिन्यूअल प्रीमियम का फॉलोअप करके, सर्विसिंग का फॉलोअप करके तो ही मुझे बिजनेस मिलेगा, तो मैं टच में रहूँगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस एलआईसी एजेंट्स कहाँ फेस करते हैं? बस रिजेक्शन है मेन। तो रिजेक्शन को आप आराम से, वो बोलता है कि नो को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में आप यूज़ कीजिए। कोई अगर नो बोलता है आपको तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और एक बार आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, ज़रूर धंधा मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कोई और चैलेंज? बस मेन तो वही है, बाकी तो सब ऑल इज़ वेल।
ऑल इज वेल। बाकी सब जगह से सपोर्ट है, सरकार से सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं सब है, support इंश्योरेंस है। कंपनियों से सपोर्ट रहेगा, पर अपना मोटिवेशन कभी कम ना हो। ठीक है। टॉप 3 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल LIC एजेंट। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। अरे क्या बात है। पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम LIC एजेंट अर्निंग पोटेंशियल। फुल टाइम में ही मज़ा है भाई, मज़ा पार्ट है। टाइम में कोई मज़ा नहीं है। पार्ट टाइम कोई प्रेफर नहीं करता है, हम भी फुल टाइम वाले को ही कोई भी काम देते हैं, पार्ट टाइम वाले को नहीं प्रेफर करेंगे। इसीलिए कस्टमर भी चाहेगा कि उसका बंदा फुल टाइम ही हो तो ही वो काम अपने को देगा। अच्छा, पहला कस्टमर जो आता है उसको ज्यादातर आप कौन सी ऐसी पॉलिसी, ज्यादातर आप पहली पॉलिसी उसको पिच करते हो? फर्स्ट उसको प्रायोरिटी पे सेविंग प्लान बताएंगे। हाँ। ताकि क्या है कि आदमी जब आज कमा रहा है, कल उसकी आमदनी तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा नहीं certain रहे। एज के बाद। सही बात। तो हम उसको ज़रूर वेल्थ जो क्रिएशन प्लान्स है वो बताता है। जैसे ताकि कुछ? जैसे एंडोमेंट प्लान्स है, जैसे आपने बोला जीवन आनंद प्लान्स है, उस टाइप के काफ़ी सारी पॉलिसीज है वो उनको बताते हैं। और साथ में अगर है स्कोप तो टर्म पॉलिसी वगैरह भी बताते हैं। ऑप्शन 4-5 हम देते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कस्टमर को लगे वो अपना लेता है। समझ और गया। वो फाइनल होने के बाद भी वापस हम उसको रीचेक करते हैं, भाई इसमें कोई करेक्शन तो नहीं करना है, उसको वापस समझाते हैं भाई आपका डिसीजन जो है सही था, बट एक लेने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, उसको कंपैरिजन भी हम बताते हैं। रूड बदतमीज क्लाइंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए हर अरे एक फोन रखो यार, बार बार क्या यार तुम दिनेश यार, क्या नाटक लगा रखा है, हमने बात नहीं करनी। पर आपका तो देखो कस्टमर है, तो कैसे हैंडल करते हो? देखिए क्या होता है कि जब मैं कॉल किया, हो सकता है कस्टमर टेंशन में हो, आदमी अच्छा है, उसकी हो सकती है ज़बान उस टाइम ऐसी चल गई हो, पर आदमी को भी कभी पश्चाताप होता है, यार दिनेश ऐसा बोल दिया था, सॉरी। हम लोगों की परिस्थिति समझते हैं, जानते हैं, आदमी को इतने सालों से देखते हैं, ठीक है, कारणवश उसने बता दिया है, पर उससे हम रिलेशन नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, बोल दिया, वापस मिलके उसको सेट राइट करके पैच करके हम काम आगे बढ़ाएंगे, कि नाराज़गी नहीं चलेगी अपने धंधे में। टॉप 3 सोर्सेज जहां से आप LIC क्लाइंट्स को जल्दी ढूंढ सकें। सबसे पहला होता है कि अपना जो कस्टमर है उसका रेफरेंस, दूसरा है सोशल ग्रुप से कनेक्ट, और तीसरा मैं चाहूँगा कि अपने जो भी नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं उनका साथ। हो सकता है इसमें क्लोजिंग फास्टर हो। थैंक यू सो मच दिनेश जी, Policy- आने के लिए, बात करने के लिए। बॉस वाला को भी, आपको भी धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, हमको कुछ सीखने का मौका दिया आपने, तहे दिल से धन्यवाद सर। शुक्रिया। अगर ये स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो अपने बिजनेस के लिए पहला कदम लीजिए बॉस वाला के साथ, इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम भारत। बॉस वाला ऐप में मिलते हैं 500 से ज्यादा कोर्सेज 6 भाषाओं में, एक स्मार्ट BBAI टूल जो आपको बिजनेस चूज करने और शुरू करने में मदद करेगा, बिल्ट इन टास्क ट्रैकिंग और डायरेक्ट एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थ्रू एक्सपर्ट कनेक्ट। बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर। अभी डाउनलोड करिए बॉस वाला ऐप, लिंक चैनल के प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉस वाला, बी द बॉस।